नमस्कार, मैं हूँ संतोष सारंग और आप देख रहे हैं वर्णिका हिंदी और लोक वार्ता न्यूज का संयुक्त कार्यक्रम। आज हम बात करेंगे नीतीश कुमार की, बिहार की सियासत पर चर्चा होगी। थोड़ी सी चर्चा बजट पर भी करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं, इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं प्रभात कुमार जी, जो लोक वार्ता न्यूज के संपादक हैं। तो बातचीत शुरू करते हैं। पहला सवाल प्रभात जी, कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा तो नहीं मिला, लेकिन विशेष पैकेज की बात हुई है। क्या इससे बिहार की जो मूल समस्याएं हैं उसका निराकरण हो जाएगा? क्या प्रधानमंत्री मोदी जो सपने दिखा रहे हैं, एक बार फिर उस सपने का क्या होगा? क्या बिहार को फिर निराशा हाथ लगेगी? क्या आपकी राय क्या है? क्या सोचते हैं? देखिए, जहाँ तक बिहार के विशेष राज्य का दर्जा का सवाल है, विशेष पैकेज और विशेष राज्य में बड़ा फर्क है। इसको समझना होगा, इसको जानना होगा। इसके लिए एक लंबी परिचर्चा की जरूरत है, लेकिन मोटे तौर पर यही से विशेष राज्य की स्थिति में बिहार सरकार को अपने विकास के लिए विशेष राशि उपलब्ध होती और जो क्षतिपूर्ति वह कर पाता, जो झारखंड से अलग होने के कारण जो उसको खनिज का, जो कल कारखानों का जो रोजी रोजगार और मिनरल्स का नुकसान हुआ है, और जिसको जो उसका आर्थिक नुकसान है उसकी भरपाई के लिए वो उसका कोई विकल्प अपने स्तर पर वहां पर उपलब्ध कराता, उसके लिए कल कारखाना खोलता, कुछ ऐसे रोजी रोजगार और अपने विकास के लिए कुछ काम करता जिससे कि बिहार के लोगों को राहत मिलती। विशेष पैकेजिंग का मतलब यह है कि राशि उपलब्ध कर दे। योजनाओं को की पैकेजिंग करके भारत सरकार ने आज फिर से 58,000 करोड़ बिहार को देने का वादा कर दिया है। जो आज बजट आया है उसमें 58,000 करोड़ की पैकेजिंग की बात हो रही है। मैं इसको पैकेजिंग ही कह रहा हूं इसलिए कि ये अगर आज विशेष पैकेज की बात नहीं होती तब भी बिहार को सड़क, पुल, बिजली, इन योजनाओं के लिए कुछ ना कुछ राशि जरूर मिलती। अब ये राशि पहले कितना मिलती है और अब कितना मिला है, यह एक अलग चिंतन का सवाल है और उस पर एक अलग बहस किया जा सकता है। लेकिन कुल मिलाकर जो बिहार को मिला है उसमें कोई भी चीज ऐसा नहीं दिखता है जो कुछ बिहार के विकास के लिए कोई नई इबादत लिख सकता है, और न उसमें बिहार के विकास को, बिहार के राज्य सरकार को उसके लिए कुछ ऐसी राशि मिल गई है जिससे वह अपने राज्य के मूलभूत समस्याओं का निराकरण कर सके। मूल जो हुआ एक्सप्रेस वे के लिए मिला है, पूर्णिया, राजगीर, गया और कई जगहों पर ये पैसा मिला है। 2 बक्सर पर 2 लेन के पुल के लिए पैसा मिला है। फिर पैती में बिजली घर के लिए पैसा मिला है। हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन बाढ़, नदियों की जोड़ने, सिंचाई की समस्या और सबसे बड़ा जो बिहार की समस्या है रोजी रोजगार, उसके लिए कोई ऐसी राशि, कोई ऐसी योजना नहीं दिख रही है। सिर्फ 11,000 करोड़ की एक योजना बाढ़ से जो राहत है, आपदा से निपटने के लिए बिहार सरकार को दिया गया है, और यही एक मूल राशि दिखती है जो कोसी परियोजना को लेकर बिहार सरकार ने कोसी में से जो विस्थापन हुआ था, जो वहाँ कोसी का दर्द है और कई बाढ़ के कारण जो जगह जगह परेशानी पैदा होती है, उस आपदा से राहत के लिए 11,000 करोड़ रुपए बजट में प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज और कुछ पर्यटन स्थल के विकास की बात की गई है। यही आज का बजट है। मूल रूप से समग्र रूप में देखें तो जो आज का बजट बिहार के हिस्से आया है वो एक योजनाओं का बड़ा पैकेजिंग है। बिहार के लिए कोई टेंटेटिव प्लानिंग नहीं हो सकता है इस राशि से, जिससे बिहार की समस्याओं का हल हो सके, बिहार के लोगों को कोई बड़ी ताकत मिल सके, जो विकसित राज्य है उसकी श्रेणी में बिहार भी आ सके। प्रभात जी, विकास जो है, डेवलपमेंट,
क्या इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, डेवलपमेंट ही विकास होता है? मानव विकास सूचकांक को क्यों किनारे कर दिया जाता है? जब तक मानव का विकास नहीं होगा, जिसमें शिक्षा, रोजगार, आवास, ये तमाम चीजें हैं, उसको जैसे कुपोषण की समस्याएं, ये सब से जब तक नहीं निपटा जाएगा, तब तक क्या विकास को विकास कहा जा सकता है? देखिए, ये ग्लोबल पॉलिसी का हिस्सा है और जो पूंजीवादी व्यवस्था है वो आप हमारे बीच से छुपा हुआ नहीं है। आप हमसे बेहतर इस बारे में जानते हैं और आप बताएंगे भी। जिस तरह से मोदी सरकार का यह तीसरा कार्यकाल है और तीसरे कार्यकाल में जो हम देख रहे हैं, उनके नियत और नीति पर कोई असर नहीं पड़ा। आपको बता दें कि जिस लोकसभा चुनाव के खत्म होते के साथ बिहार के मामले में जिस तरह से मोदी सरकार की कार्रवाई शुरू हुई है, वो ईडी का हो या अन्य कोई कार्रवाई हो जिसमें बिहार पर शिकंजा कसा जाए, राजनीतिक तौर पर या प्रशासनिक तौर पर, वो आप देख रहे हैं। जिस तरह से मांझी को पिछली बार उन्होंने जिस तरह से चिराग पासवान को आगे किया था, इस बार नीतीश कुमार के खिलाफ मांझी को आगे किया है। जीतन राम मांझी लगातार नीतीश कुमार पर बोल रहे हैं और अब पुराने गड़े मुर्दे को उखाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जो भी हो रहा है वह कहीं ना कहीं मोदी के इशारे पर ही हो रहा है। मोदी किसी भी शर्त पर बिहार को और नीतीश कुमार को मजबूत करना नहीं चाहते हैं। उनके नियत और नियति में कोई फर्क नहीं है। बिहार ने इस कठिन परिस्थिति में भी जिस तरह से मोदी का साथ दिया है, प्रधानमंत्री मोदी को जिस तरह से बिहार में एक स्वस्थ मैंडेट मिला है, 12 सीट से एक सहयोगी दल के रूप में जनता दल यूनाइटेड ने मदद किया है, उसका परफॉर्मेंस भाजपा से अच्छा रहा है। लोक जनशक्ति पार्टी या हम जो भी उनके एक खाली उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को छोड़ दे तो बाकी जो भी उनके सहयोगी दल हैं, सभी का समग्र प्रदर्शन रहा है। इसके बावजूद बिहार के मामले में उनके नियत और नियति में हमको कोई फर्क नहीं दिखता है। हम आपकी भी राय इस पर चाहेंगे कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं? नहीं, आपने छापेमारी की बात की, घेरेबंदी की बात की कि कैसे चुनाव के बाद या फिर शपथ ग्रहण के बाद जब एनडीए की सरकार बनी, जिसमें नायडू और नीतीश के की वैशाखी पर मोदी की सरकार है, लेकिन इसके बावजूद मोदी सरकार के जो निर्णय आ रहे हैं, लगातार जो फैसले आ रहे हैं, उससे तनिक भी नहीं लगता है कि ये गठबंधन की सरकार है। ये लग रहा है कि बहुमत, प्रचंड बहुमत की सरकार है। लेकिन इसके बावजूद नीतीश कुमार जैसे कल बिहार विधानमंडल एनडीए विधानमंडल दल की बैठक में जिस तरह से नीतीश कुमार ने 2025 के चुनाव में 225 सीटों का संकल्प लिया है, तो एक तरफ तो नीतीश कुमार को लेकर, जेडीयू को लेकर और बीजेपी जिस तरह से अब भी सहज नहीं है, असहज ही है। विजय कुमार सिंह का स्टेटमेंट कुछ और आता है, नीतीश कुमार का कुछ और आता है। कभी-कभी लगता है कि एनडीए के भीतर बिहार में सब कुछ ठीक-ठाक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद नीतीश कुमार हिलते डुलते नजर नहीं आ रहे हैं। ये क्या दिखाता है? इसका जबकि सबसे विपक्षी बड़ा दल के कारण नेता ये बराबर कह रहे हैं कि अब सरकार जाएगी, तब सरकार जाएगी। लालू प्रसाद यादव का भी स्टेटमेंट बीच में आया था। लेकिन नीतीश कुमार का एक ड्रीम सपना रहा है कि ड्रीम ही कहेंगे, बार-बार कई सालों से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने को लेकर हस्ताक्षर अभियान, पता नहीं क्या-क्या, मानव श्रृंखला, ये सब चीज होता रहा है। लेकिन आज सरकार में होते हुए जब वित्त राज्य मंत्री ने साफ-साफ कहा कि जो मानक हैं, ये मानक है, इसके नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के प्रावधानों के तहत बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है, पूरा मानक को पूरा नहीं करता है। तो क्या माना जाए कि नीतीश कुमार भले असहज महसूस कर रहे हों मोदी सरकार के तमाम फैसलों के को लेकर, लेकिन इसके बावजूद उनकी मजबूरी क्या है? कि अब भी लगता है कभी-कभी कि नहीं, मजबूती के साथ स्टेटमेंट फिर दिया है कि हम एनडीए के साथ हैं और रहेंगे। तो देखिए, आप नीतीश कुमार घेरेबंदी के की पास बात कर रहे हैं, सीबीआई संजीव हंस, आईएएस संजीव हंस के यहाँ छापेमारी हुई, गुलाब यादव के यहाँ छापेमारी हुई, उसके पहले भी सीबीआई ईडी का जो की टीम का
यहाँ आना जाना लगा रहा है, और आप भी और सियासी गलियारों में बिहार के सियासी गलियारों में चर्चा होती रही है कि नीतीश कुमार तक पहुंचने की कोशिश है अंदर से। इसके बावजूद तो नीतीश कुमार के बयानों से या जो क्रियाकलाप है या फैसले हैं, उससे तो नहीं लगता है कि सरकार के खिलाफ जाने की सोच भी रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार कल एक विधानसभा जदयू के विधानसभा के सदस्यों की बैठक में उन्होंने जो अपना एनडीए की बयान, थी, जिसमें हम के भी थे और नहीं नहीं, बीजेपी के एक भी बैठक विधायक और एक पार्षद थे, विधान पार्षद। एक बैठक कल जदयू विधायक दल की हुई है शाम अच्छा, में। जदयू विधायक दल की भी बैठक थी। एक अलग बैठक हुई है और जिसमें उन्होंने अपने विधायकों के सामने 3-4 महत्वपूर्ण बात रखा है, और जिससे ये साफ होता है कि कहीं ना कहीं अब नीतीश कुमार अपनी पार्टी को ज्यादा मजबूत करना चाहते हैं, अपेक्षा वो जो गठबंधन है राजद से या भारतीय जनता पार्टी से, उसको लेकर बहुत सोचने और बहुत करने की जगह वो अपनी पार्टी पर ध्यान देना चाहते हैं और अपनी पार्टी के नियत और जो उसकी नीतियां हैं उसमें परिवर्तन करना चाहते हैं, उसकी धारा को बदलना चाहते हैं, अपनी धारा को मजबूत करना चाहते हैं। जो उनका धर्मनिरपेक्षता का धारा है उस पर वो कहीं आगे चलकर काम करना चाहते हैं, क्योंकि लगातार लंबे प्रयास के बावजूद भारतीय जनता पार्टी को हर तरह से सहयोग करने के बावजूद वह महसूस करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मेरी पार्टी और मुझको लेकर सहज नहीं है, वो कहीं ना कहीं असहज है और हमको अब किसी तरह से भी सत्ता में बने रहना नहीं देखना चाहती है। हमारी पार्टी से वह दूरी बनाना चाहती है और हमारी पार्टी में दरार डालना चाहती है। और जनता दल यूनाइटेड के एक बड़ी मजबूरी और परेशानी भी है कि ग्रास जो वोट बैंक है उसमें भले ही अति पिछड़ा पिछड़ा दलित और कुछ सवर्ण वोट उसके साथ है, कुछ अल्पसंख्यक वोट भी है, लेकिन जो मेजर वोट है उसका मेजर पार्टिसिपेशन विधायक के स्तर पर नहीं है। विधायक के प्रभात जी, स्तर पर जी प्रभात जी, एक विधायक सवाल ये है। अच्छा, कंप्लीट आप करिए। विधायक और सांसद के स्तर पर कहीं ना कहीं एक बड़ा पार्ट है जो सवर्णों का भी पार्ट है, जो अलग होने के लिए बार बार धमकी देते रहता है, दबाव बनाते रहता है, और उनका झुकाव जिसमें कुछ दलित नेता भी है, कुछ पिछड़े नेता भी है, ऐसा नहीं है कि उसमें नहीं है, जिनका कहीं ना कहीं से भाजपा के प्रति प्रेम और मोह दिखता है। तो इसके कारण नीतीश कुमार के साथ एक बड़ी मजबूरी है। क्या आप अशोक चौधरी की बात तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, अशोक चौधरी भी उसमें है और माने कई और लोग भी हैं उसमें, कोई दिक्कत नहीं है कि कई नेता हैं, संजय झा भी हैं, विजय चौधरी भी हैं, कई लोग उसमें हो सकते हैं। कई लोगों की बात हम कर रहे हैं, खुले तौर पर कर रहे हैं, देवेश चंद्र ठाकुर हैं। ये लोगों का झुकाव, जैसे संतोष कुशवाहा पूर्णिया में जो हार हुई, उनका झुकाव निश्चित तौर पर, जो बैठक हुई थी, जो बातें सब मीडिया में आई थी, उसमें साफ तौर पर आया था कि उनका झुकाव भारतीय जनता पार्टी का है की तरफ है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया था लोकसभा चुनाव के समय कि हम आरजेडी के साथ नहीं जाना चाहते हैं, हम हर हाल में भारतीय जनता पार्टी के साथ जदयू जाए, यही हमारी इच्छा है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। प्रभात जी, ये एक इलेक्शन के दौरान जो एक अंतिम बात की, तो ये इसको लेकर एक दिक्कत ये है कि अगर नीतीश कुमार आज की तारीख में कोई कड़ा फैसला लेते हैं तो पार्टी में विभाजन तय है, कहीं ना कहीं विभाजन का डर है। विभाजन का एक बड़ा डर है और बड़ी संभावना है, और भारतीय जनता पार्टी इसीलिए लगातार चौतरफा दबाव बना रही है। वो चाह रही है कि इतना दबाव में हम बढ़ा दें नीतीश कुमार पर, तो जो हमारे लोग हैं, जो जनता दल यू में एक बड़ा टूट हो और एक बड़ा तबका हमारे साथ टूट कर चला है, और अगले विधानसभा में हम पूरी तरह से जो है सरकार बनाने में सक्षम हो जाए, हमको पूरा पूरा बहुमत मिल जाए और हम अकेला बिहार में सरकार बनाने का जो पुराना सपना है उसको हम पूरा कर सके। यही हालत कुछ लोग राष्ट्रीय चर्चा जनता दल की भी है।
राष्ट्रीय जनता दल भी यही सोचती है और बीच में एक बफर स्टेट की तरह जनता दल यूनाइटेड है। जनता दल यूनाइटेड की स्थिति दो बड़े सशक्त राष्ट्र के बीच एक बफर स्टेट की है, जो वो जिसके साथ जाता है उसके साथ सरकार बन जाती है, जिसके साथ नहीं होता है उसकी सरकार चली जाती है। तो ये स्थिति बना हुआ है। अब नीतीश कुमार लगता है कि इस चीज से निकलना चाहते हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी भी अपने सर्वे में लगी हुई है, जनता दल यूनाइटेड भी इसके लिए अपना विंग खोल चुका है और उनका एक बाकायदा जो वार रूम है वो पटना में काम कर रहा है, जो लगातार सर्वे करता है। उस सर्वे से साफ तौर पर ये जाहिर हो गया है कि जनता दल यूनाइटेड ने जिस तरह से जहां जहां अगड़ी जाति के उम्मीदवार थे या सहयोगी दल के उम्मीदवार थे, उनको जिस तरह से अपना वोट ट्रांसफर कराया, उन लोगों ने जहां जहां जनता दल यूनाइटेड का उम्मीदवार था उसको उस उत्साह के साथ उस संख्या में जो उनकी क्षमता है उसके अनुसार वहां पर वोट नहीं दिया। और ये अभी रुपौली के चुनाव में भी हुआ, जो उपचुनाव पूर्णिया के रुपौली में हुआ, उसमें तो साफ तौर पर यह दिख गया। यह अलग बात है कि शंकर सिंह अब जनता दल यूनाइटेड का पार्ट बनने जा रहे हैं, ये इनका अपना मामला है, लेकिन ये मामला जो साफ है, ये तो नीतीश कुमार को ये अब उम्मीद माने ये पता चलने लगा है कि जो हमारे साथ सवर्ण नेता है वो वोट ट्रांसफर कराने में हमारे लिए बहुत कारगर नहीं है, इनकी बहुत उपयोगिता वोट ट्रांसफर कराने के मामले में नहीं, जबकि सारा मलाईदार और सारा चिकना विभाग इनके हिस्से है। चाहे वो विजय चौधरी हो, अशोक चौधरी हो। अशोक चौधरी निश्चित तौर पर अगड़ी जाति के नहीं है, लेकिन उनका पूरा का पूरा जो ताना वाना है, उनके जीवन का जो पूरा माने वो आहार व्यवहार है, वो कहीं अगड़ी जाति से अलग नहीं है। उनको माना जा सकता है कि वो अगड़ी जाति का ही एक पार्ट है, लेकिन इस पर दावा नहीं किया जा सकता। माने ये एक उनके व्यवहार से ऐसा प्रतीत होता है। तो संजय झा भी उसी, जो इनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, तो कहीं ना कहीं से, और इसीलिए नीतीश कुमार अपनी धारा को बदल रहे हैं। और इस धारा के बदलने के क्रम में जो सबसे बड़ा परिवर्तन है वो है कि मनीष वर्मा को लाया गया है। मनीष वर्मा जो उनके एडिशनल एडवाइजर थे, उनको पार्टी ज्वाइन कराया गया है और उनको पार्टी का नेशनल जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है। और इसको लेके बहुत ज्यादा खलबली है जनता दल के अंदर खाने में। जो उनका भूजा पार्टी है, जो उनके उस खास लोग, कास्प्रिय थिंक टैंक के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं असहज महसूस कर रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार को अब यह महसूस होने लगा है कि अगर हम इन लोगों के भरोसे रहेंगे, अगर जो 2025 का चुनाव है इन लोगों के भरोसे हम लड़ने जाएंगे तो हमारी स्थिति बहुत दयनीय हो जाएगी। इसलिए उन्होंने अपनी नीति को बदलने का मैंने शुरुआत कर दिया है और उस काम को वो आगे बढ़ा रहे हैं। कल की बैठक में एक जो बड़ा फैसला लिया गया है, वो अल्पसंख्यक जो सभी लोग अब मुसलमान की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। नीतीश कुमार अभी भगवान कुशवाहा को विधान परिषद में भेजे, और यही नहीं, उनको भी नेशनल जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है। अभी जो नया उनके पार्टी का जो फिर से रीस्ट्रक्चरिंग हुआ है, उसमें भगवान सिंह कुशवाहा को भी पार्टी का नेशनल जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं से कुशवाहा बिरादरी को भी वो मनाने का प्रयास कर रहे हैं, पिछले वोट बैंक को मनाने का प्रयास कर रहे हैं, अति पिछड़ा के साथ साथ अब अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं। और लग रहा है कि उनका झुकाव प्रशांत किशोर ने उनका आंख खोल दिया है और अब वह अल्पसंख्यक वोटरों को मनाने के लिए जो सूचना मिल रही है कि अब अल्पसंख्यकों के इलाके में जाएंगे, उनसे मिलेंगे, उनकी समस्याओं का निदान करेंगे और जो उन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए किया है उसको बताएं। विधानमंडल की दल की जो बैठक हुई उसमें बोला भी उन्होंने कि उन्होंने कहा है मुस्लिम वोटरों को लेकर के कि काम हम लोग करते हैं और ये लोग वोट उनको देते हैं, मतलब राजद को देते हैं। नीतीश कुमार ने साफ साफ कहा है उस बैठक में कि काम हम लोग करते हैं मुसलमानों के लिए और ये लोग वोट देते हैं राजद को।
और लालू राबड़ी की सरकार ने मुसलमानों के लिए काम नहीं किया है। तो विधायकों के सवाल पर उन्होंने कहा, या नीतीश कुमार ने कहा है कि सबके मान सम्मान का ख्याल रखा जाएगा, किसी भी मुद्दे पर समस्या होने पर आपस में मिल बैठकर निपटा लिया जाएगा। तो निस्संदेह एक तरफ बीजेपी के लीडर शुभेंदु अधिकारी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास की बात छोड़िए, अब जो हमारे साथ है उसके साथ। तो वो तो बीजेपी का क्लियर स्टैंड है कि मुसलमान को साइड लाइन करके देखना वो चाहती है। लेकिन यूपी में वोट नहीं किया तो कैसे कांवड़ यात्रा वाला जो मामला आया वो दिखा। लेकिन फिर इधर प्रशांत किशोर मुसलमान वोटर को साधने के लिए 70 सीटों पर कैंडिडेट उतारने की बात कर रहे हैं, और इधर जेडीयू। तो पूरा फोकस क्या बिहार में जेडीयू हो चाहे प्रशांत किशोर हो, सब आरजेडी का जो कोर वोटर है, एमवाई का जो एम है, उसको झपटने के लिए, छीनने के लिए पूरी ताकत ये लोग लगा रहे हैं, जिसमें जेडीयू भी है। बहुत कुछ तो आपने कह दिया। क्या देखिए वो मुसलमान वोटर्स यहाँ नहीं बिहार में अहम भूमिका निभाने वाला है? किसके साथ होगा? नहीं, आपको एक जानकारी और दें कि कांग्रेस भी अब राजद से अपना पल्ला छुड़ाना चाहती है। अब इसकी आगे की क्या नीति है ये पता नहीं, लेकिन जैसी सूचना हमको मिली है, जैसा पता चला है, कहीं गुप्त सूचना से हमको प्राप्त हो रहा है कि पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को आगे कर कांग्रेस अपना बेस बिहार में मजबूत करना चाहती है। और उसको कहीं ना कहीं से इस बात को लेकर मलाल है कि आरजेडी के कारण हम केंद्र में सरकार बनाने में विफल रहे, और बीते दिन जो इंडिया गठबंधन में जो दिक्कतें आई है, जो जिस तरह से इंडिया गठबंधन में समन्वय नीतीश कुमार का नहीं हो सका और जो कंट्रोवर्सी पैदा हुआ, उसको लेके कहीं ना कहीं से कांग्रेस भी बहुत बड़ा मंथन कर रही है, और कहीं ना कहीं केंद्र और राज्य दोनों जगह वो सत्ता में आना चाहती है। और वह संभव तभी होगा जब नीतीश कुमार उनके साथ होंगे, और कहीं ना कहीं आरजेडी को दरकिनार करने का और आरजेडी को कहीं ना कहीं किनारे लगाने की एक बड़ी योजना पूरे बिहार में दिख रही है। और यह निश्चित तौर पर बहुजन समाज और बहुजन लोगों के लिए एक सोचनीय सवाल है, और आरजेडी को भी इस पर सोचना होगा कि आज इस स्थिति में आरजेडी पहुंच रही है जहां मुस्लिमों का विश्वास उठ रहा है, जहां जो पिछड़े हैं, जिस यादव हैं, उस यादव का जो जिस तरह से भाजपा के तरफ भी रुझान दिखता है, और राष्ट्रीय जनता दल का आज नाराजगी का सबसे बड़ा कारण मुस्लिम में मधुबनी है, जहां आत्मी हारे अशोक यादव जीता। आलोक मेहता है, जो आलोक मेहता हारे और वहां नित्यानंद राय जीते। तो एक पार्टी में एक ही तरह का नीति चलेगा अगर उनके लोग अगर इस तरह से वोट करेंगे, उनके वोट करने का इस तरह से होगा। और जिस तरह से आरजेडी में परिवार का दबाव, लालू परिवार का दबाव बढ़ रहा है, इससे भी लोगों में नाराजगी है, और कांग्रेस भी इससे कहीं ना कहीं हमको नाराज दिख रही है। तो कांग्रेस भी नाराज दिख रही है, और कुल मिलाकर बिहार में की जो स्थिति है, राजनीतिक जो हालात हैं, जो गतिविधियां हैं, सामने 2025 में चुनाव है, उसको लेकर चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं, तैयारियां भी एक तरह से अंदर ही अंदर पार्टियां कर रही हैं। ऐसे में बिहार में जेडीयू के लिए भी और राजद के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। दोनों पार्टियां कैसे अपने आप को एक तरफ प्रशांत किशोर के जनसुराज से और दूसरी तरफ बीजेपी से कैसे पार पाती है और चुनौतियों का सामना करते हुए चुनाव में जाती है। तो इस एपिसोड में बस इतना ही। आशा है आपको यह बातचीत अच्छी लगी होगी। आप वर्णिका हिंदी को और लोक वार्ता न्यूज को आप सब्सक्राइब जरूर करिए, और इस वीडियो को जिस मंच पे देख रहे हो, या लोक वार्ता न्यूज पर देख रहे हो या वर्णिका हिंदी पर, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए। बस ये आपसे आग्रह है, अपील है। तो दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।